हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक ही होगा। हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 कर रहे थे, तो हमने विभव के बारे में पढ़ लिया था। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। आइए उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें जान लेना जरूरी है। आप में से अधिकतर लोग उसको जानते भी होंगे, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं। तो क्या होता है, आइए समझते हैं बात को। मान लेते हैं कोई पदार्थ है, हमने कोई एक पदार्थ लिया, इसके दोनों सिरों पर मान लेते हैं कोई एक छड़ ली, इसके दोनों सिरे पर हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। गैल्वेनोमीटर ये बतलाता है कि किसी पदार्थ में विद्युत धारा बह रही है अथवा नहीं बह रही है। इसकी जगह आप चाहें तो अमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अमीटर विद्युत धारा के मान को बतलाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर ये बतलाता है कि विद्युत धारा बह रही है कि नहीं बह रही। और आपको हमने पहले भी बताया था कि आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम अभी यहाँ समझने चल रहे हैं कंडक्टर क्या होता है। वास्तव में अभी तक आपने पढ़ा था, वही सही भी है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो चालक कहलाते हैं या कंडक्टर कहलाते हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि अगर हम उसको बैटरी से जोड़ें और अगर हम देखें कि गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने का मतलब धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो हम कह देंगे ये क्या है, ये चालक है, ये चालक है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा क्या होता है कि चालक वे होते हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक मात्रा में आवेश गतिमान हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कंडक्टर क्या होता है। वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सके वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक इसी का उल्टा होता है इंसुलेटर अथवा कुचालक, जिसे हम परावैद्युत भी कहते हैं। कुचालक को ही हम परावैद्युत कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ, या इसी उदाहरण से देख लीजिए, मान लीजिए अपनी बार हमने एक प्लास्टिक का छड़ ले लिया, ये प्लास्टिक का छड़ ले लिया, सेम वही काम किया, इसको बैटरी से जोड़ा और गैल्वेनोमीटर लगा। जैसे हम बैटरी की कुंजी ऑन करेंगे हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, यानी इसकी सुई किधर भी नहीं हिलती है। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि इसके अंदर से आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम कह देंगे कि ये जो प्लास्टिक की छड़ है ये क्या है, एक प्रकार का कुचालक है या परावैद्युत है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, आवेश गतिमान नहीं होते हैं, वे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं या परावैद्युत कहलाते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी बात थी जो कि हाई स्कूल के लेवल की थी, आप आसानी से इसको समझ गए थे। अब आता है एक टर्म्स और है इसमें कि मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। मुक्त तथा बद्ध आवेश। मुक्त तथा बद्ध आवेश।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। अभी हमने आपको बताया कि जिनमें आवेशों का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और आइए समझते हैं मुक्त आवेश क्या होता है। आप जानते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का एक बहुत ही सबसे छोटी इकाई होती है। किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि उसके केंद्र में एक नाभिक क्या होता है, एक केंद्र में नाभिक होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक परमाणु लिया सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका हो जाएगा 2,8,1। अब आइए देखते हैं, अगर ये Na है इसका एक नाभिक होगा। तो आप जानते हैं नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन जिस पर धन आवेश होता है, एक होता है प्रोटॉन जिस पर धन आवेश होता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है और ये उदासीन। इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। अब देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने कह दिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसकी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए जो सबसे बाहरी वाली कक्षा है ये केंद्र से बहुत ज़्यादा अधिक दूरी पर है, केंद्र से बहुत ज़्यादा अधिक दूरी पर है। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे या मुक्त आवेश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मुक्त आवेश कहलाएंगे। जबकि बाकी के दोनों कक्षाएं इससे जुड़े हुए हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, बद्ध आवेश, बाउंड आवेश। ये किससे जुड़े हुए हैं, ये प्रोटॉनों से यानी धन आवेशों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या कहलाएंगे, बद्ध आवेश। जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या कहते हैं, विद्युत धारा के लिए क्या बोलते हैं, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायक होते हैं या यही विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का काम है कि जैसे ही इसके संपर्क में कोई दूसरा परमाणु आएगा ये तुरंत इसकी कक्षा को छोड़ करके इसकी कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोटॉन यानी धन आवेश से इसकी दूरी बहुत अधिक है और इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, जो बंधन ऊर्जा है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण ये फ्री होकर के घूमते हैं और ज़रा सा ही मौका मिलता है ये एक जगह से दूसरी जगह कूद जाते हैं। तो अगर हम मुक्त आवेशों के रूप में किसी चालक की व्याख्या करें तो आप क्या कहेंगे कि चालक मुक्त आवेश, वो पदार्थ जिनमें मुक्त आवेशों की संख्या अधिक होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेशों की संख्या अधिक होती है वे चालक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश नहीं होते हैं वे चालक नहीं कहलाते, वे अचालक कहलाते हैं या परावैद्युत कहलाते हैं। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे और पहले से आपने इसको पढ़ा भी होगा। ये था मुक्त तथा बद्ध आवेश। तो आइए इस चैप्टर का हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। जैसे अगर कह लीजिए, मान लीजिए गिलास है, ये कोई बर्तन है, गिलास है, मान लेते हैं ये गिलास है, और अगर हमने कहा कि इस गिलास में 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी आता है, तो हम क्या कहेंगे कि इस गिलास की जो धारिता है वो कितनी है, 1 लीटर है।
इस गिलास की धारिता कितनी है, 1 लीटर है। तो ऐसे ही अगर वैद्युत धारिता की बात करें तो हम क्या करेंगे, किसी चालक में, तो आप लिखेंगे चालक में आवेशों के धारण करने की क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई कि चालक में आवेशों के धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। और इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ही हम किसी चालक में आवेश बढ़ाते हैं, यानी आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो उसके विभव के मान में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे ही किसी चालक में हम आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसके विभव के मान में भी वृद्धि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि Q अनुकमानुपाती V के, Q अनुकमानुपाती V के। और आप जानते हैं फिजिक्स में कि जब हम अनुकमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई न कोई एक कांस्टेंट हम लगाते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे Q = C × V। क्या लिखेंगे, C × V, जहां C एक नियतांक है, C एक नियतांक है और इसी C को हम विद्युत धारिता भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें तो C बराबर हो जाएगा Q/V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। ये हमारा धारिता का फार्मूला हो गया, C बराबर Q/V। अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहें तो आप जानते हैं Q यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और V यानी विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं, फैराड। और इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर अब आप समझ गए कि जो वैद्युत धारिता होती है उसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। आप अगर इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, किसी भी चालक में आवेश एवं विभव के अनुपात को ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चालक को दिए गए आवेश से होने वाले विभव में वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसका एक दूसरा मात्रक फैराड भी होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका दूसरा मात्रक फैराड होता है। अगर बात करें कि इसके बीमा की, यानी धारिता की बीमा क्या होगी, तो धारिता की बीमा आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो एक बार आप खुद से धारिता की बीमा निकालने की कोशिश कीजिए कि धारिता की बीमा कैसे ज्ञात होगी। 1 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप पॉज कीजिए और खुद से एक बार इसको निकाल करके देखिए कि धारिता की बीमा कैसे निकलती है। तो आइए देखते हैं इसकी बीमा कैसे निकाल सकते हैं। हमें धारिता यानी C की बीमा भी ज्ञात करनी है। तो बीमा आप या तो याद कर लीजिए या तो निकालने का तरीका सीख लीजिए। तो बीमा निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। हमने निकाला कि जो C का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अब देखिए कूलाम को कूलाम रहने दीजिए, वोल्ट को आप लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। अब ये कूलाम ऊपर जाएगा, हो जाएगा कूलाम स्क्वायर
कूलाम स्क्वायर प्रति जूल, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। और जूल को आप लिख सकते हैं, ये हो गया कूलाम स्क्वायर अपान जूल। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अब या तो आप न्यूटन की बीमा सीधे सीधे लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कूलाम का अभी ऐसे रहने दीजिए, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन को लिख सकते हैं हम किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इंटू मीटर पहले से ही था, इंटू मीटर पहले से ही था। ये हो गया कूलाम स्क्वायर इंटू किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये हो गया आपका। अब अगर इसको हम चेंज करें, कूलाम को हम किस में बदल सकते हैं? तो कूलाम को हम बदल सकते हैं एम्पियर। कूलाम यानी क्यू का आवेश, चार्ज का आवेश कूलाम, और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, और आई का मात्रक एम्पियर और टी का मात्रक सेकेंड। तो ए तो हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। यहाँ से हमने कूलाम को लिखा एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर, नीचे बचा किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर, और ये वाला सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड का पावर -2। अब देखिए ये एम्पियर स्क्वायर हो गया, ये सेकंड स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचा एम्पियर स्क्वायर अपान किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं एम्पियर को अगर बीमा के रूप में हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर, किग्रा हो गया एम हो गया, और मीटर को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया, एक सेकेंड, ये प्लस हो जाएगा यार, अरे ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये ऊपर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड की घात 4, ये हो गया टी की पावर 4। तो अब ये ऊपर जाएगा एम एल -2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ये इसकी बीमा हो गई। एम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ये किसकी बीमा हो गई? ये हमारी धारिता की बीमा हो गई। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से आप रिवाइज करें कि किसी भी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे फैरेड कहते हैं। फैरेड अगर कूलाम के धारिता की बीमा की बात करें तो धारिता की बीमा हो गई एम की पावर -1 एम की पावर -2 टी की पावर 4 और ए स्क्वायर, ये हमारी कुल कैपेसिटेंस यानी धारिता की बीमा हो गई। तो ये तो था वैद्युत धारिता। अब हम बात करते हैं किसी विलगित गोलीय कोशिकीय वैद्युत धारिता के बारे में कि किसी विलगित गोलीय कोश की वैद्युत धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए समझते हैं विलगित गोलीय कोश की वैद्युत धारिता हम ज्ञात करते हैं। हम देखते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक का मतलब, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। क्या होता है? आइसोलेटेड। आजकल तो ये नाम भी काफी चल रहा है, आइसोलेशन में चल रहा है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेट मतलब अकेला, एकांत में कोई चीज रखी हुई है। कहने का मतलब कोई एक गोला है,
मान लेते हैं कोई एक ये गोला है, इसके आसपास कोई और दूसरा कोई चालक नहीं है, इसके आसपास कोई और दूसरा चालक नहीं है, ये अकेला ही है, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, विलगित गोलीय चालक। अब हम मान ले इसका केंद्र O है और हम मान लेते हैं कि जो इसकी त्रिज्या है वो है a। हमने माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या बराबर a। हम ये भी मान लेते हैं कि ये गोला जो है किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। माना माध्यम का परावैद्युतांक बराबर k, यानी ये किसी एक माध्यम में रखा है, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कुछ भी हुआ, ये किसी एक ऐसे माध्यम में, पानी हो गया, किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k। अब अगर हम इस पर मान लेते हैं Q प्लस आवेश है, तो आपको हमने पहले ही बताया था कि जब भी किसी चालक को हम कोई आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हमने मान लिया इसको हमने प्लस आवेश दिया, तो ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब चूंकि एक समान रूप से वितरित हो गया, इसके सभी पृष्ठ पर विभव का मान भी सभी बिंदुओं पर पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान भी बराबर ही होगा। अभी पिछले ही वीडियो में हमने बताया था समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो उसी हिसाब से अगर ये समान रूप से फैला हुआ है चारों तरफ आवेश, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर जो है आवेश का मान वो समान होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी चालक से, आवेशित चालक से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ऐसे ही इस चालक से भी ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये सभी अपने पृष्ठ से लंबवत हैं, ये सभी अपने पृष्ठ से लंबवत हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक बिंदु से जो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी। अब ये हम जब इसके चूंकि ये धन आवेशित है तो बाहर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो ये हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये इसके केंद्र से होकर के आ रही है। तो हम मान लेते हैं कि सारा आवेश जो है इसके केंद्र पर एकत्रित है, सारा आवेश इसके केंद्र पर एकत्रित है। तो ऐसे में पृष्ठ चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव V बराबर होगा, पीछे के चैप्टर को याद कीजिए, पिछले पार्ट को, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/K इंटू A, Q/K इंटू A, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब हम मान लेते हैं, माना इस गोलीय चालक जो है इसकी धारिता, चालक की धारिता बराबर C, और हम जानते हैं अभी हमने कुछ देर पहले C का मान निकाला कि C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है, Q/V। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो हम समीकरण 1 से V का मान अगर इसमें रखें तो आप लिखेंगे, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखने पर यहाँ पर ये C बराबर हो जाएगा Q इंटू 1 बटा ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/K इंटू
ए। ये सारा पलट के ऊपर चला जाएगा और के से के कट जाएगा, तो सी बराबर आया 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। अगर हम मान लें कि माना ये जो के है, यानी अगर हम मान लें कि ये जो चालक है ये निर्वात में रखा है, तो आप जानते हैं निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक बराबर 1 होता है, यानी के बराबर 1। तो ऐसे में हमारा सी का मान क्या हो जाएगा, सी बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। यहाँ से एक चीज हमें सीधे सीधे समझ में आ रही है। देखिए 4 क्या है, एक नंबर है, पाई क्या है, एक नंबर है, एप्सिलॉन 0 क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो सी का मान है वो ए पर निर्भर करता है, यानी सी अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, ए। तो हम कह सकते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम किसी गोलीय चालक की त्रिज्या को बढ़ाएंगे उसके धारिता का मान बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम किसी गोलीय चालक की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। अब देखिए ये हमने जो निकाला सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये किस में हमने निकाला था, ये तब निकाला था जब हमारा चालक हमारा निर्वात में रखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी नॉट, आप जानते हैं नॉट हमेशा निर्वात के लिए उपयोग किया जाता है, तो सी नॉट बराबर आया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। जबकि सी बराबर यानी माध्यम में अगर सी रखा है, माध्यम में अगर चालक रखा है तो उसकी धारिता क्या होती है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अपान ए। अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें और इसको समीकरण 3 मान लें और हम कहें कि समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग दे दें, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग दे दें, क्या होगा, सी नॉट अपान सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। इससे ये और ये कट गया, सी 0 अपान सी बराबर आ गया 1/k। अगर हम k का मान ज्ञात करें तो k बराबर आ गया c/c नॉट। यानी हम परावैद्युतांक का भी फार्मूला हमें पता चल गया कि परावैद्युतांक का फार्मूला अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, माध्यम में धारिता बटे निर्वात में धारिता, माध्यम में धारिता यानी सी और बटा निर्वात में धारिता यानी सी नॉट। तो अब आपको ये समझ में आ गया आसानी से कि बेलगीय गोलीय चालक की धारिता हम कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी और हम आपके कोर्स को आसानी से पूरा करवा सकेंगे। और ये हमारा आपसे वादा है कि इसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको क्लास 12 फिजिक्स की पूरे कोर्स, चाहे एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड का सारा सामग्री आपको सिंह एजुकेटर के चैनल पर मेरे माध्यम के द्वारा आपको दी जाएगी। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।